Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। सामने जो देख रहे हो आई कैन डू इट, वो अच्छी सी चीज़ है नहीं? तो उस कैंट पे कैंची चल गई, तो मतलब अपने को करना क्या है? आई कैन डू इट, ना कि एंड पे चलना है ना? कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि चीज़ों को देख के लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। जब तुमने कैंट में से टी ही काट दिया, उसका अस्तित्व ही गायब कर दिया, तो समझ सकते हो कि लाइफ में कुछ भी कर सकते हो तुम। इट्स लाइक वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। तो आई कांट डू इट हमेशा ध्यान रखना है। कांट में से टी हटा सकते हो आप। सामने देख रहे हो ना, लाइफ में भी ऐसे ही होता है। इम्पॉसिबल पॉसिबल का ही रूप है। आई एम हटा दिया, पॉसिबल हो गया। तो कहते हैं ना, इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल बन जाता है। ये सारी चीजें हैं जो आप लाइफ में ध्यान रखें कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है, या कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं हो सकती। लाइफ में हर चीज हो सकती है। एवरीथिंग कैन बी डन। यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ, बट थिंग इज यू हैव टू wish for that, you have to toil for that, you have to work hard, but that too in a smarter way. All right, all the very best, and let's start today's session. आज का मॉक टेस्ट देखते हैं। काफी दिनों से मॉक टेस्ट में ही बात कर रहे हैं। काफी अच्छा पेपर आया हुआ है। अभी जो हो रहे हैं पेपर शिफ्ट्स में 16 तारीख से लेकर जो स्टार्ट हुए हैं, तो अभी तक देखा जाए तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है स्टूडेंट्स का। काफी अच्छा उन्होंने अटेम्प्ट किया है, और 20 प्लस ही सारे अटेम्प्ट्स गए हैं। 21, 22, 23, 24, ठीक है, 25 तो जैसे हम कहें तो अटेम्प्ट्स अच्छे गए हुए हैं, ठीक है, सभी में। और 79 प्लस ओवरऑल अटेम्प्ट है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अच्छा करने का अगर इतना है तो ये बात तो तय है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, तो और बढ़िया करने का, बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए कुछ प्रैक्टिस करते रहें लगातार। सो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। उसके पहले इंस्ट्रक्शंस देख लो। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स। नीचे दिए गए क्वेश्चन में कुछ पार्ट ऐसे हैं सेंटेंस के जिसमें एरर्स हो सकती हैं। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। सेंटेंस के कुछ पार्ट्स हैं जिनमें एरर्स होंगी। आपको उस को देखना है जिसमें एरर है, और उसके लिए एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है, राइट। और अगर लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो नो एरर सेलेक्ट करो। ध्यान देना, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। You have to read the instructions carefully. All right, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। He cooked the dinner and then put the radio on. उसने डिनर पकाया और फिर उसने रेडियो चालू कर दिया। वैसे देखने में कुछ बुरा तो लग नहीं रहा। 5 सेकेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना? बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक चीज देखो कि देन मतलब होता है तब। मैं गया तब उसने मुझे कॉल किया। और देन कब होता है? कंपैरिजन के लिए। राम इज टॉलर देन श्याम। क्या ये कंपैरिजन है? यहां कोई कंपैरिजन है? ही कुक द डिनर एंड देन, नहीं। पहले उसने डिनर पकाया और फिर उसके बाद और तब ऐसा बोल सकते हो रेडियो चला दिया, मतलब थर्ड वाले पार्ट में, राइट। चलो अगला 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 अगला। प्रोटीन्स आर प्रोवाइडर्स ऑफ एनर्जी इन एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम में प्रोटीन जो है वो एनर्जी देते हैं, ठीक है भाई। एंड आर प्राइमरली यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मैनी बॉडी टिश्यूज। साफ लिखा, प्रोटीन्स जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, और ये जनरली बिल्डिंग ब्लॉकिंग, ग्रोथ के लिए और बॉडी के टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। तो ये क्या ब्लॉकिंग करते हैं? ब्लॉकिंग मतलब उसको रोक देना होता है ना। और बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब क्या होता है? सपोज जैसे ईंट है, एक एक ईंट जोड़ जोड़ के घर बनता है ना, ऐसे। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है, राइट।
तो ब्लॉकिंग नहीं होगा। ब्लॉकिंग मतलब तो उसको क्या करना, रोक देना। जैसे आप जा रहे थे कार से, है ना, अपनी हायाबुसा से निकले आप, और आपको क्या हुआ, आगे बैरिकेड्स दिख गए, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं है, ये ब्लॉकिंग है। अरे यार अब आगे कैसे जाए, जब ब्लॉकिंग ही हो जाएगी बॉडी में, तो बॉडी का रिपेयर कैसे होगा? बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए ना, यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो सेकंड वाला एरर, राइट। ब्लॉकिंग और ब्लॉक का मतलब समझ गए? ब्लॉक मतलब खंड, और ब्लॉकिंग मतलब रोकना, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, वो होता है ब्लॉकिंग, ठीक है। और कई बार अगर ब्लॉकिंग है तो ग्रोथ नहीं होगी वहां पे, मुझे ब्लॉक ही कर दिया तो ग्रोथ कैसे होगी? कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि नहीं, राइट। चलो अगला तो यारो, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ते जाना, बिना इंस्ट्रक्शन के आगे नहीं बढ़ना है। In the following question, the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option. करना क्या, नीचे ऑप्शंस हैं, ब्लैंक को फिल करना है। जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ऑप्शन तो मिलेगा ही। देख लेते हैं, कुछ तो है, दया बताओ। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, अनीता डैश हर वर्क बाय द टाइम ही केम। 7 सेकेंड। अनीता डैश हर वर्क बाय द टाइम ही केम। हैड डन, हैज डन, इज डन, वुड डन। वुड डन गुड डन नहीं है, वुड डन है। चलिए बहुत बढ़िया, आपका समय समाप्त हो गया है। और अब अनीता ने क्या किया है, देखो, बाय द टाइम ही केम, जब तक वो आया तब तक अनीता अपना काम पूरा कर चुकी थी। आपको मालूम है ना, पास्ट में अगर दो एक्शंस हुए, पास्ट में दो एक्शंस हुए, तो दो एक्शंस हुए पास्ट में, तो एक एक्शन तो पहले ही हो चुका होगा ना दूसरे के। तो जब पास्ट में दो एक्शंस होते हैं जिनमें एक एक्शन पहले ही कंप्लीट हो चुका होता है, उसके लिए परफेक्ट टेंस आता है, सिंपल, एज सिंपल एज दैट मैन। मैं उसको चंगड़ मार के भाग चुका था जब तक पुलिस आई। पुलिस कहने से पहले तुम भाग चुके थे ना। मैं तुम किसी को चंगड़ मारोगे, वहीं खड़े रहोगे, ले बुला ले अपने, खड़े हैं मैं तो। हाँ तो ठीक है, पुलिस आएगी तो 4 चंगड़ तुम पे भी लगाएगी, ले जाएगी। तो कहने का मतलब कि पुलिस के आने से पहले मैं उसको चंगड़ मार के भाग खड़ा हुआ। भाग खड़ा हुआ मतलब दो काम हुए, उसको चंगड़ मारा, पुलिस आई, पुलिस के आने से पहले मैं भाग चुका, पास्ट में ही है ना। तो हैज डन होगा कि हैड डन होगा? हैड डन। इज डन नहीं होगा। ये जनरली कब होता है, देखो, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन वो कब होता है, पैसिव वॉइस में। हमेशा ध्यान रखना, पैसिव वॉइस में क्या है, जैसे इज है, एम है, आर है, या फिर हैज, हैव, हैड, या फिर वॉज, वर, इन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तब जब पैसिव वॉइस हो। जनरली पैसिव वॉइस को वर्ब प्लस सब्जेक्ट के फॉर्म से समझा जाता है। जैसे राम हैज प्लेड फुटबॉल, ये लिखा है ना, तो फुटबॉल, चलो हैज हटा दिया, केवल प्लेड किया, फुटबॉल, और प्लेड है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, समझ रहे हो। हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट की आएगी ना, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय राम। और जनरली देखो तो ये जो वॉज वर है, ये क्या होते हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि वॉज वर कंटिन्यूअस टेंस को बताते हैं, वो उसके इंडिकेटर्स हैं। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस के इंडिकेटर्स हैं। तो लगता है ऐसा इन्हें देख के कि ये होंगे कंटिन्यूटी को बताने के लिए, नो डाउट एक्टिव वॉइस में होते हैं। एक्टिव वॉइस में कैसा बनेगा, राम वॉज प्लेइंग फुटबॉल। क्या यहाँ पे कहीं बाय वाय लिखा है? नहीं, एक्टिव में कहीं बाय नहीं आता, लेकिन पैसिव में बाय आता है, मतलब के द्वारा। तो ध्यान रखना, जब कभी आप पैसिव वॉइस में बात करोगे जहां किसी के द्वारा किए गए एक्शन को बताया जाता है, तो वॉज, वर, हैज, हैव, इज, एम, आर, इन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हैज, हैव, हैड के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, थर्ड फॉर्म तो इनके साथ आती है, इनके साथ दिक्कत होती है। तो ये क्लियर हो गया कि पैसिव में क्या होता है, इनके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। तो ये गलत नहीं लिखा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, गलत नहीं लिखा है।
पर इसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि बाय वाय से कोई सेंटेंस नहीं लिखा है। बाय से लिखा होता तो क्या होता, वो हो जाता आपका पैसिव। और बाय में क्या आता है, जैसे राम प्लेड फुटबॉल है, तो जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में क्यों ले गए, क्योंकि अभी जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो उसे कहते हैं हम एक्टिव वॉइस, जो टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट ने जो काम किया, मतलब ऐसा समझ लो कि अगर सब्जेक्ट को शुरुआत में रखें तो एक्टिव और ऑब्जेक्ट को शुरुआत में रखें तो पैसिव। कल के दिन आप नहीं हो और किसी ने बोला ये देखो मेरे ध्यानचंद अवार्ड मिला। ध्यानचंद का अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि जो अच्छा हॉकी खेलता है उनको मिलता है ना। अब तो वो है नहीं, तो इनके द्वारा खेली गई हॉकी, क्योंकि अब वो खेल नहीं रहे हैं, तो हॉकी को उन्होंने बताया कि ये हॉकी है। जो किसने खेली है, इससे किसने खेला है? ध्यानचंद जी ने। तो पहले हॉकी आई, फिर ध्यानचंद जी आए, तो हॉकी खेली गई ध्यानचंद जी द्वारा, तो ये हो गया पैसिव। ठीक, चलो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ बाय नहीं। वुडन, इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि भाई हम जब पास्ट की बात करते हैं वुड के साथ डन कभी आ ही नहीं सकता, पहली बात, क्योंकि वुड है एक मोडाल और मोडाल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। ही केम लिखा है, केम का मतलब क्या होता है? पास्ट फॉर्म। 3 फॉर्म होते हैं ना, कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है। जब यहाँ सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है केम, तो इसका मतलब ये है ये पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में होगा। पर चूंकि एक सिंपल पास्ट में, तो दूसरा किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। और क्यों होगा? क्योंकि एक काम दूसरे काम के पहले हो चुका था। समझ गए? अगला, in the following question the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the 4 and indicate it by selecting the appropriate option. सिंपल है, क्वेश्चन है, ब्लैंक है, ब्लैंक को फिल करना है। अभी थोड़ी देर पहले वही कर रहे थे। He won't pay the rent. won't किसका शॉर्ट फॉर्म है? will not का, है ना। he will not। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये won't क्या है, उसको अलग वर्ड ही समझ लेते हैं। है बहुत इजी, जानते सभी हैं, बट कभी कंफ्यूजन हो जाता है। he won't pay the rent dash how many times his landlord berates him. oh, वो पे नहीं करेगा रेंट, चाहे कितनी बार भी उसका लैंडलॉर्ड ना उसे धमकाए, कितनी गालियां दे। बेरेट्स मतलब जलील करना, बेइज्जती करना, गाली देना। तो वो बेशरम आदमी वो बिल ना देगा, रेंट ना देगा, बोलेगा भैया अगले महीने की 35 तारीख को देने वाले ऐसे लोग होते हैं ना, कि अंकल अभी नहीं, महीने की 35 तारीख को देंगे। ठीक है, तो ही वोंट पे द रेंट हाउ मेनी टाइम्स, मतलब वो रेंट नहीं पे करेगा, बेशरम है। जैसे कल्लू है, कल्लू जो है अपनी पर्ची में रहता है, ये पर्ची इसकी नहीं है, ये भाई साहब जो जिस पे रेंटेड रहते नहीं उनकी है। तो ये कल्लू के जो लैंडलॉर्ड है पिल्लू आए, बोले तुम्हारी ऐसी तेसी, तुमको हम मारेंगे, ये वो, मतलब ब्लड रिलेशन के सारे फॉर्मूला इन्होंने समझा दिए। ठीक है, सारे फॉर्मूला इनको समझा दिए, मतलब हर तरीके की गालियां दे डाली। बेरेट्स मतलब चिल्लाना, गालियां दे, सब दे डाला। लेकिन ये इतना बेशरम आदमी कि कितना भी तुम कर लो हम ना देंगे तुमको, तो कितना भी तुम कर लो हम तुम्हें नहीं देंगे पैसा, मतलब नो मैटर। ऑल्दो के साथ डॉट 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 यट आता है, हाउएवर जो है बट जैसा काम करता है। और सीइंग एज देखने के बाद, क्या देखने के बाद, ये तो ऐसा कह रहा है कि कितनी भी गालियां दे लो, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार लैंडलॉर्ड ने गरियाया हो, वो देगा ही नहीं रेंट। ठीक, क्लियर है? अगला, अगला क्या बोलता है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन out of the given 4 alternatives select the one which best expresses the meaning of the given word. नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है 4 ऑप्शंस है, एक ऑप्शन चूज करना है और उसका सही अगर बैठ रहा हो मीनिंग तो बताना है। चलो देख लेते हैं। हैकनेट, हैकनेट का मतलब क्या है? हैक मतलब तो समझते हो ना, एक हैकर होता है। हैक करना मतलब किसी पे कब्जा कर लेना इस तरीके से, और हैकर मतलब कब्जा करने वाला। एथिकल और क्रिमिनल 2 हैकर्स होते हैं ना। एथिकल मतलब गवर्नमेंट अपने हैं, दोनों एक ही, बस एक गवर्नमेंट अपने काम के लिए यूज कर रही पॉजिटिव वे में तो एथिकल बोल दी,
और बेचारे जो एक एक पैसा एक एक रुपया दूसरों के अकाउंट से चिंदी चोरी करके चुराते हैं अपने टैलेंट का सदुपयोग करके, उन्हें गवर्नमेंट कहती है क्रिमिनल हैकर। बस छोटी सी बात। तो हैकनेट का मतलब क्या है? टायर्ड, थका हुआ, फ्रेश, एकदम ताजा ताजा। ये 10 कर दो, 10 कर दो, ताजा ताजा ताजा, 10 कर दो, 10 कर दो, ऐसे बोलते हैं ना सब्जी वाले। अरे मैडम 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 आइए आइए, कल ही आया, कल ही आया, कल ही कल ही आया, अभी 2 घंटे पहले आया, एकदम ताजा ताजा। ऐसा अनकॉमन, कॉमन बिल्कुल नहीं है। ये ऐसी चीज दिखा रहा हूं मैं आपको कि नहीं, बहुत ही अलग है। न्यू मतलब एकदम नया, फ्रेश, न्यू, अनकॉमन। अनकॉमन का मतलब जो कॉमन ना हो, है ना। कॉमन ना हो मतलब हो सकता है कि रोज आप कोट पैंट पहनते हो, तो आज बेल बॉटम मिल जाए आपको। आई एम डिस्कॉर्डेंस टाइप बेल बॉटम बढ़िया पहन रखा आपने, एकदम बड़े बड़े कॉलर्स हो रखे हैं, कितना बढ़िया, एकदम पुराने जमाने का रेट्रो आउटफिट आ गया आपका। तो अनकॉमन, ठीक। अनकॉमन, फ्रेश, फ्रेश मतलब ताजा, न्यू मतलब नया, तीनों ही सेम है मेरे ख्याल से। और हमसे पूछा क्या गया है इसमें? पूछा गया है बेस्ट एक्सप्रेसेस, मतलब सेम मीनिंग बताना है, ठीक। तो हैकनेट का मतलब क्या है? नाम ही बड़ा थका हुआ है, नहीं लगता है, क्या बोल रहा है, इतना लंबा नाम हैकनेट। टायर्ड बोल दो सीधा, बात समझ गए। हैकनेट का मतलब क्या है? टायर्ड। देख सकते हो, एलिमिनेशन मेथड अपना सकते हो। ये 3 अलग है और ये सबसे अलग है। कभी कभी ऐसा अनकॉमन होता है, कई बार इडियम्स में भी ऐसा देखने को मिलता है, ये ट्रिक ध्यान रखना। ऑड वन आउट होता है कि 4 ऑप्शंस होंगे, 3 सिमिलर होंगे और एक ही अलग होगा, और जो अलग होगा वही आंसर होगा, भले ये ना मालूम हो कि इसका मीनिंग क्या है। बट इनमें से अगर कुछ कैच कर गए, अनकॉमन, न्यू, फ्रेश सभी जानते थे, अगर कैच कर गए कि ये तीनों सिमिलर है, एक ही अलग है, तो अपनी झलक सबसे अलग, तो भैया यही है इसके। बात समझ में आई? अगला, in the following question, out of the given 4 alternatives, select the one which expresses the best expresses the meaning of the given word. फिर से वही 4 ऑप्शंस दिए हैं, बढ़िया से देख लो, जो लगे कि ये सबसे बढ़िया मीनिंग है इसका वही लगा दो। तो क्या कर सकते हैं? एक्सीड, एक्सीड का मतलब क्या होता है? ग्रोन, कंसेंट, सबमिट, एडमिट। एडमिट मतलब तो मानना भी होता है, और एडमिट मतलब भर्ती करना भी होता है। इसको पेट खराब हो रहा, जाओ इसको हॉस्पिटल में ले जाओ, एडमिट कर लो, भर्ती कर लो। मैं अपनी गलती मानता हूं, मतलब एडमिट कर लो। सबमिट कर दो अपना प्रोजेक्ट, तो लास्ट डेट है, ठीक है, जमा कर दो। ग्रोन, ग्रोथ होता है, ग्रोन होता है, पास्ट फॉर्म है ना ग्रो का, ग्रोन। और कंसेंट मतलब सहमति, और एक्सीड मतलब भी वही होता है, सहमति। तो वैसे तो कंसेंट मतलब ओपिनियन होता है, तो ओपिनियन तो वही हुआ ना, राय होती है, सहमति होती है, तो यही चीज एक्सीड है, कंसेंट, ठीक है। अगला, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 ऑल्टरनेटिव्स, बार बार 4 ही ऑल्टरनेटिव भी है, वही चीज है, लेकिन क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में बोर हो जाते हैं बार बार पढ़ते पढ़ते, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, बिना इंस्ट्रक्शन से कुछ नहीं। सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अभी सिमिलर पूछ रहे थे भाई साहब, अब बोल रहे हैं कि उल्टा बताओ। अपोजिट का मतलब तो जानते ही हो, एंटोनिम, विलोम, वही करना है, ठीक है। हाँ, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर ₹2.25 का एक क्वेश्चन। होलसम, होलसम का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? होल मतलब पूरा, सम मतलब थोड़ा, नहीं ठीक है, नहीं बता। होल मतलब पूरा, कुछ मतलब, सम मतलब कुछ। तो होलसम का मतलब प्योर, सेफ, हेल्दी, इम्प्योर। नहीं, मतलब नहीं बताना था इसका, क्या बताना था? ऑपोजिट, उल्टा। होलसम का उल्टा क्या होगा? हेल्दी, प्योर, सेफ। क्या आप यहां पे ऑड वन आउट लगा सकते हो? क्या क्या दिख रहा है इसमें जो सिमिलर है, और क्या क्या दिख रहा है जो अलग है? वैसे हेल्दी, प्योर और सेफ, ये तो मुझे सिमिलर दिख रहे हैं। सेफ पॉजिटिव है, यहाँ जाना सेफ है, ये खाना सेफ है। प्योर मतलब एकदम ताजा घी है सर, अभी अभी गाय से निकालने आया है, आपको दे दिया है, मतलब एक भी देर नहीं की है, गाय ने वहां दूध दिया, बढ़िया जमाया, फटाफट लेके आपको निकाल के घी गर्म करके दे रहा हूँ, एकदम ताजा, सेफ है, इसको खाइए। और हेल्दी भी है, मतलब एकदम मोटे ताजे तंदुरुस्त हो जाएंगे, एकदम जंगली सांड की तरह बॉडी हो जाएगी आपकी। सींग भले नहीं आएगी, लेकिन हुंकार वैसे ही मारोगे, ठीक है सर।
तो होलसम का उल्टा एक ही बचता है। बहुत बढ़िया, इस बार समझ गए होगे एलिमिनेशन मेथड। ये तीन एक जैसे, बस यही एक भाई अलग है। तो मतलब इसका मीनिंग भले हम ना जानते हो, लेकिन ये तो समझ गए कि ये तीनों भाई बहन एक जैसे हैं। तो बस यही ये भला अलग है। इस जात बार आदमी को इधर डाल देंगे, है ना। तू हमारी श्रेणी में नहीं आता। लोग कहते ना हम सब पढ़े लिखे, तू हमारी श्रेणी में नहीं आता, तू जात बार है। ये भाई, ये सारे हेल्दी हैं, ये बस इम्प्योर बचा हुआ। ये पानी पताशे वाला भैया, थोड़ा सा टेस्ट ही लाओ तो भैया। भैया घुमा घुमा कर जो टेस्ट लाते हैं, ये वही वाला इम्प्योर, इम्प्योर फॉर्म, है ना, जिससे उनका भैया का पानी बताशा एकदम खाने लायक हो जाता है। ठीक, चलो अगला भैया के लिए अगला क्वेश्चन। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अभी देखा जाए तो रीअरेंजमेंट आ सकता है, आया नहीं है बट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल मैन। तो हमें पढ़ना तो सब कुछ है, वैसा तो नहीं कि छोड़ दें कि इस वाले में नहीं आया था तो अभी भी नहीं आएगा। चमत्कार कभी हो सकते हैं, हाथ से बता के नहीं होते। बताओ इसका क्या होगा। कि दिल ही दिल डरते रहे हम, कि आगे क्या होगा। कि दिल ही दिल डरते रहे हम, कि आगे क्या होगा। पहुंच नहीं पाए वहां तक, पहुंच नहीं पाए वहां तक। काफिले मंजिल में सोचा था, पहुंचना जहां तक होगा। मतलब सिंपल है, सोच सोच में ऐसा हुआ कि जहां जाना चाह रहे थे वहां जा ही नहीं पाए। और सोच ऐसे रहे थे कि पहुंचेंगे तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो मतलब ये है, आज में रहो, अभी का करो, फ्यूचर में नहीं, जो है अभी है, बाकी कुछ नहीं है। समझ गए। हाँ, तो क्या होगा इसका रीअरेंज करो। द इन्वेंशन ऑफ द टर्बाइन। टर्बाइन समझते हो ना, बड़े से स्वदेश मूवी देखी होगी आपने, वो ऐसे ऊपर से पानी आता पहाड़ से नीचे और इधर टर्बाइन होता झिन और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो द इन्वेंशन ऑफ द टर्बाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ जेट ट्रांसपोर्ट ओहेन, ओहेन इन जर्मनी, जर्मनी का एक स्थान है, ठीक है, इन 1939 सिग्नल्ड फ्रैंक विटल इन इंग्लैंड एंड हैंस वॉन। फ्रैंक विटल और हैंस वॉन और ओहेन, ये सब नाम है प्यारे बच्चों। इनको ये मत समझ लेना कि ये कोई एडजेक्टिव या आर्टिकल या वर्ब प्रोवर्ब ऐसा कुछ है। वैसे तो नाम ही दिख रहे हैं और कुछ नहीं। तो एसएससी की एक खासियत शुरुआत दे दी जाती है। द इन्वेंशन ऑफ द टर्बाइन बाय, बाय मतलब किसके द्वारा। ध्यान देना, एक चीज यहां बताना चाहूंगा, आंसर तो आपको मालूम ही हो गया होगा। बाय का मतलब क्या होता है और विथ का मतलब क्या होता है। आई किल्ड स्नेक, काय से मारा, विथ अ स्टिक या बाय अ स्टिक, ये हुआ पहला। दूसरा, मदर, ना ना मदर नहीं, ये तो फिर वही हो जाएगा। ये ऐसा बोल रहा था कि मदर चॉप्ड अनियन विथ नाइफ या बाय अ नाइफ। और राधा वॉज बीटन बाय राम और विथ राम। अगर दोनों के साथ में लग गई होगी क्लास तो राजा वॉज बीटन विथ राम, राम भी पिटे, हम तो डूबे जन्म, तुमको भी ले डूबेंगे। तो राम भाई साहब तो निकले, इनको भी ले डूबे। पर अगर राधा की पिटाई राम के द्वारा हुई है तो बाय आएगा। ठीक, तो ध्यान देना, बाय हमेशा किसके लिए होता है, एजेंट के लिए, और एजेंट होता है पर्सन। यहाँ पे क्या होगा, स्नेक को किससे मारा, स्टिक से मारा, ये कोई पर्सन तो है नहीं, तो विथ होगा। मम्मी ने जो अनियंस थे उसको कैसे चॉप किए, चक 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 चक, तुमको लेके थोड़ी ना तुम्हारी आरी बना कैसे काटते, नाइफ ही लगता है ना, तो वो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट, तो विथ आएगा। और चूंकि यहां लिखा था इन्वेंशन ऑफ द टर्बाइन बाय, किसके द्वारा इन्वेंशन किया गया था, फ्रैंक विटल, यही एक नाम है। ओहेन तो जर्मनी की एक जगह, बस यही है फ्रैंक विटल एक नाम। तो फ्रैंक विटल इन इंग्लैंड एंड हैंस वॉन, ये दो भाई लोग थे इंग्लैंड में, फालतू बैठे थे, फुक्कट दिमाग में आया, आंसर बना डाला इनने टर्बाइन, बहुत ही गंदे तरीके से, है ना। तो ये जो आपका
टरबाइन बना था, ये आर से शुरू हुआ, किसने बनाया? ये फ्रैंक विटल और हैंस वन ने। फिर क्या किया इनने? कहाँ पे? जर्मनी के ओहेन स्थान में 1939 में, और वहां से इन्होंने हरी झंडी दे दी कि भैया जेट ट्रांसपोर्ट की हो गई है शुरुआत बनने की, ठीक है, सिग्नल द बिगिनिंग ऑफ जेट ट्रांसपोर्ट। तो बहुत ही बढ़िया आंसर, जवाब काबिल तारीफ, RQP। इनमें हमने देखो बीच बीच में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स तो आप जान जाते हो, पर ये लंबा टाइम क्यों लगता है उसके एक्सप्लेनेशन में, ताकि आप अगली बार, हो सकता है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसको घुमा के भी पूछ लिया जाए, और जरूरी नहीं है कि हर एक चैप्टर को आपको अलग अलग मैं करवाऊं, उतना टाइम भी नहीं बचा है ना अभी आपके पास। तो मैं इकट्ठा ही चाहता हूं कि जितनी चीज आप सीख सकें, जितना मैं बता सकूं वो सारी चीजें आपको बता दूं, ठीक है। तो प्लीज बिल्कुल ध्यान से देखो, अगर कहीं पर भी दिक्कत आए तो जरूर से पूछते जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी कभी थोड़ा दिक्कत आ सकती है, कुछ नए जुड़ते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार डाल देना कहां समझ में नहीं आ रहा है, आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको जरूर से बताऊंगा, ठीक है। क्लियर हो गया? आंसर आ गया, RQP बिल्कुल सही, अपना जवाब, अपनी झलक ही अलग है। A sentence has been given in active passive voice। एक मिनट, स्लैश भी है बीच में ना, या तो एक्टिव में लिखा है या तो पैसिव में लिखा है, पहले तो आइडेंटिफाई करो, और फिर 4 ऑप्शंस में से जो सेम मीनिंग दे रहा हो, उस मतलब उस सेंटेंस को एग्जैक्ट एक्सप्रेस कर रहा हो, वो आपको देख लेना, ठीक। चलो क्वेश्चन देखे आपके सामने, भाई लिखा हुआ वन कैन अचीव रिवार्ड बाय हार्ड वर्क। वन मतलब कोई भी पर्सन हो, उसके बारे में XYZ, वो उसको रिवॉर्ड मिल सकता है अगर उसने कड़ी मेहनत की हो, ठीक है। रिवॉर्ड और अवार्ड सुना? अवार्ड मतलब पुरस्कार मिलता है, रिवॉर्ड मतलब क्या होता है? रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक। अवार्ड तो किसी समारोह वगैरह में मिलता है, रिवॉर्ड तो मतलब अर्निंग्स वगैरह जो होती हैं, आपके पॉइंट्स वगैरह, कभी सुना होगा ना आपने, रिवॉर्ड मिला, प्रोत्साहन रहता है। तो क्या होगा इसमें, ये किस में लिखा है पहले तो वो देख लें। अभी थोड़ी देर पहले बताया था बाय मतलब क्या होता है, और पैसिव वॉइस को इंडिकेट करता है, बट यहाँ पे वन कैन अचीव रिवॉर्ड बाय हार्ड वर्क। वन हो गया सब्जेक्ट, कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब, अचीव हो गया वर्ब, और बाकी सब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? ये। ऑब्जेक्ट क्या है? ये पार्ट थोड़ा एडिशनल, इसे क्लॉज कह सकते हो, उपवाक्य कह सकते हो, उपवाक्य। मेन तो अपना स्ट्रक्चर यहां से शुरू हो रहा है ना, और ये स्ट्रक्चर किसको बता रहा है? टेंस को। सब्जेक्ट कौन? वन, रिवॉर्ड कौन? ऑब्जेक्ट। तो बाय हार्डवर्क वही पढ़े रहने दो, अपन को कोई दिक्कत है क्या? वही रहने दो, अपने को क्या मसला है? अपने को तो देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में खींच लेना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले लेना है, बस अपना इतना ही काम है। रिवॉर्ड उठा लिया अपन ने। अब देखो कैन जो है ये ऑलरेडी कैन है, तो कैन को तो चेंज नहीं कर सकते ना कि इसमें चेंज कर देंगे। रिवॉर्ड कैन बी अचीव्ड। तो ध्यान देना, कभी भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो टेंस नहीं बदलते हैं, जिस टेंस में उसी में रहते हैं। तो कोई अगर दिमाग में ला रहा हो कि कैन का कोड हो जाएगा, तो नहीं मुन्ना, नहीं, वो नरेशन में होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में, और तुम एक्टिव पैसिव सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, और तुम क्या कर रहे हो? एक्टिव पैसिव वॉइस। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इनमें टेंसेस बदल सकते हैं। किसमें? नरेशन में, क्योंकि एक पार्ट इधर होता है एक पार्ट इधर होता है, दोनों की सहमति देखनी पड़ती है ना। बट इसमें तो पार्टी नहीं है, एक सलंग लाइन हो रखी है। तो ऐसी चीजों में जहां पे एक ही लाइन है, वो एक्टिव पैसिव वॉइस में टेंसेस चेंज नहीं होते। तो कैन ही रहेगा, इसमें नहीं आएगा, कुड में नहीं आएगा, तो एक ही बचता है। और कैन के बाद ध्यान रखना, हमेशा वॉइस में मोडेल्स के साथ हमेशा बी आता है, हेल्पिंग वर्ब, जब एक्टिव से पैसिव में करते हैं। और एक्टिव से पैसिव कैसे हुआ? एक को अगर सब्जेक्ट माना और दूसरे को ऑब्जेक्ट, जो कि साफ ही दिख रहा है, स्ट्रक्चर ये फॉलो हो रहा है, तो टेंस का हो गया स्ट्रक्चर। पैसिव बनेगा तो इसको यहां ले जाओ और इसको यहां ले जाओ, और अगर ऐसा दिख रहा है कि हो चुका है चेंज, तो यस मेरे दोस्त, तुम पास हो चुके हो, ठीक है। रिवॉर्ड कैन बी अचीव बाय हार्ड वर्क, देखो काबिल तारीफ चौथा नंबर था, बिल्कुल सही था, ठीक। अब एक रिस्पॉन्स चुनना है, whichever is the most appropriate expression and mark your answer accordingly। रिस्पॉन्स देख लो कौन सा सही है, एक्सप्रेशन को सही एक्सप्रेस कर रहा है, उसके हिसाब से अपना आंसर दे डालो, करें। अब बर्निंग क्वेश्चन, भड़कता भड़कता जलता हुआ क्वेश्चन क्या हो रखा है,
और बर्निंग क्वेश्चन का मतलब क्या है? देखो आंसर तो आप सभी दे सकते हो। एनोइंग मतलब इरिटेट करने वाला, डिफिकल्ट मतलब कठिन, पजलिंग मतलब घुमावदार, ये भी दिमाग को थोड़ा सा सोचने में मजबूर करता है, और हॉटली डिबेटेड मतलब लोगों के रुचि का मुद्दा। तो बर्निंग क्वेश्चन मतलब लोगों के रुचि का मुद्दा। रुचि मतलब लोगों की रुचि नहीं रे, लोगों की रुचि मतलब इंटरेस्ट की बात है ना। जो बहुत सारे लोगों को एकदम बढ़िया, एकदम चकमक लगती है, मतलब लगता है कि क्या बात है, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा तुमने। जी सर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, एक बर्निंग टॉप क्वेश्चन हो गया ना, सभी लोग उसमें चुक 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 करने लग गए, कह रहे हाँ ऐसा है, चुटकियां लेने लग गए। या फिर किसी ने बोला इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पूरा सब प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो ये हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया कोई पीएम बने ना बने, सबसे ज्यादा डिबेटेड तो यही हुआ कि सरकारी सारे कौन हो रहे हैं, प्राइवेट हो रहे हैं। समझ गए? क्लियर? चलो, तो पिछला वाला जो होमवर्क था और ये वाला जो, यहाँ तो अभी आज मैं होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूँ, बट जो पिछला मैंने होमवर्क दिया था उसको जरूर से जरूर कर लेना, और मतलब कर तो चुके हो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक? ये टेलीग्राम का लिंक है आपके पास, टेलीग्राम में भी आप वो सारी चीजें भेज सकते हो और क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट लगे, ठीक है? तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर से। धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड नाइट।